आज की डीप डाइव में स्वागत है। हमने कई स्रोतों से जानकारी जुटाई है। पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और नेचर सिटीज जर्नल भी है इसमें। आज बात करेंगे एक तो एनईपी 2020 5 साल हो गए उसको, फिर आंध्र तेलंगाना का वो पानी वाला झगड़ा पोलावरम वाला, हाँ, पोलावरम बंकाचारेला लिंक, बिल्कुल, और रामसर कॉप 15 में भारत की वेटलैंड्स पहल, और एक ग्लोबल स्टडी आई है बाढ़ वाले इलाकों की झुग्गियों पर। तो हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें, कुछ आश्चर्यजनक तथ्य और वो चीजें निकालना जो सच में मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 5 साल, स्कूल में वो नया 5+3+3+4 वाला सिस्टम आया है। हाँ। और शुरू में अपनी भाषा में पढ़ाई पर जोर है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, कोशिश तो बड़ी है। ये नया ढांचा और एनसीएफएससी जो है वो रटने की बजाय करके सीखने पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा। और समावेशिता भी थोड़ी बड़ी है। जैसे एसईडीजी ग्रुप्स के 1.25 लाख से ज्यादा छात्र जुड़े हैं और करीब 7.5 लाख लड़कियां हॉस्टल वाले स्कूलों में हैं। निपुण भारत मिशन से भी करीब 4.2 करोड़ बच्चों तक बुनियादी साक्षरता पहुंची है। 4.2 करोड़? हाँ, और हायर एजुकेशन में MERU मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और ABC वो क्रेडिट बैंक वाला सिस्टम। हाँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। बिल्कुल। और CUET तो अब खैर कॉलेज एडमिशन का मेन जरिया बनी गया है। लेकिन क्या सब कुछ स्मूथ रहा है? दिक्कतें तो आती हैं ना ऐसी बड़ी नीतियों में। सही कहा। चुनौतियां तो हैं। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वो 3 भाषा फॉर्मूला या CUET जैसे पॉइंट्स पर सहमत नहीं है। अच्छा। अच्छी टीचर्स की कमी, खासकर गांव के इलाकों में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और डिजिटल डिवाइड वो अभी भी है। UDC प्लस का डेटा देखिए, 23-24 में सिर्फ 57% स्कूलों में कंप्यूटर थे और इंटरनेट तो बस 54% में। ओह, और खर्चा शिक्षा पर GDP का 6% का लक्ष्य था, वो अभी भी कम है। और वो HECI जैसी रेगुलेटरी बॉडी वो भी बनने में देरी हुई है। मतलब पॉलिसी अच्छी है पर अमल में। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि कैसे शिक्षा, जो केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, उसमें तालमेल और पैसे की कमी सुधारों को धीमा कर देती है। ये तालमेल की कमी तो पानी के बंटवारे में भी दिखती है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये पोलावरम बंकाचरला लिंक प्रोजेक्ट, PBLP विवाद, इसका मकसद क्या था असल में? मकसद तो अच्छा था कि गोदावरी का जो एक्स्ट्रा बाढ़ का पानी है, करीब 200 TMC, उसको कृष्णा और पेन्ना बेसिन में मोड़ दें ताकि वो रायल सीमा इलाका जो सूखा रहता है उसे मदद मिले। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ फिर? झगड़ा इसलिए कि तेलंगाना कहता है कि आंध्र प्रदेश ने 2014 का जो राज्य पुनर्गठन कानून है उसे तोड़ा है। कैसे? मतलब उन्होंने एपेक्स काउंसिल, KRMB या CWC से जरूरी मंजूरी नहीं ली। तेलंगाना ये भी कहता है कि गोदावरी में इतना एक्स्ट्रा पानी है भी या नहीं, ये भी पक्का नहीं। और भी कोई ऐतराज है? हाँ, पर्यावरण की चिंताएं भी हैं। जमीन डूबने को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ भी मुद्दे हैं। तेलंगाना का आरोप सीधा है कि ये पानी का ट्रांसफर उनकी अपनी योजनाओं पर असर डालेगा और ये सहकारी संघवाद के खिलाफ है। ये तो काफी पेचीदा मामला लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय जल विवाद कितने जटिल हैं। कानून है जैसे आर्टिकल 262 ISWD एक्ट 1956, पर समाधान में देरी होती है, डेटा की कमी रहती है और राजनीति वो तो है ही। और सोचिए, 1956 का नदी बोर्ड एक्ट है, पर आज तक उसके तहत एक भी नदी बोर्ड नहीं बना। पानी पर तो विवाद चल रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पर्यावरण, खासकर वेटलैंड्स यानी झीलों तालाबों को लेकर दुनिया भर में कुछ अच्छा हो रहा है। रामसर कॉप 15 में भारत का प्रस्ताव पास हुआ। जी हाँ, ये अच्छी खबर है। जिम्बाब्वे में हुई रामसर कॉन्फ्रेंस कॉप 15, उसमें भारत का प्रस्ताव वेटलैंड्स के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वो मान लिया गया। सतत जीवन शैली, ये भारत के मिशन लाइफ जैसा है। बिल्कुल, ये उसी पर आधारित है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब सीधा है कि हम वेटलैंड्स को ऐसे इस्तेमाल करें कि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर, उनका कुदरती रूप बना रहे। और भारत इसके लिए क्या कर रहा है? भारत ने 2024 में एक फ्रेमवर्क भी जारी किया है और मिशन सहभागिता जैसी पहलें हैं जिसमें 20 लाख से ज्यादा नागरिक जुड़े हैं। अरे वाह! हाँ, तो जरूरी बात यह है कि भारत संरक्षण को सिर्फ सरकारी काम नहीं मान रहा, इसे आम लोगों की जीवन शैली, उनकी भागीदारी से जोड़ रहा है और दुनिया इस बात को मान रही है। ये तो वाकई बढ़िया है। लेकिन जहां हम वेटलैंड्स बचाने की बात कर रहे हैं,
वही शहरों में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी जगहों पर रह रही है जहां खतरा ज्यादा है। नेचर सिटीज जर्नल की एक स्टडी आई है। हाँ, और उसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। उस ग्लोबल स्टडी के हिसाब से दुनिया में बाढ़ से प्रभावित झुग्गियों में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। भारत में कितने लोग? करीब 15.8 करोड़ से ज्यादा, खासकर गंगा डेल्टा के इलाके में। 15.8 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? कारण कई हैं। एक तो नदियों में बाढ़, फिर शहरों का बेतरतीब फैलना, जैसे बेंगलोर, मुंबई में हम देखते हैं। अचानक आने वाली तेज बाढ़, फ्लैश फ्लड, वो भी बढ़ रही है। हिमाचल, केरल, लद्दाख, सिक्किम हाल के उदाहरण हैं। हाँ, सुना है। जलवायु परिवर्तन से भारी बारिश की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। शहरों में पानी निकासी का सिस्टम वो अक्सर खराब होता है। दिल्ली, मुंबई इसके उदाहरण हैं। और फिर निगरानी की कमी, अतिक्रमण। चेन्नई 2015 की बाढ़ याद है ना? याद है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे गरीब हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। बिल्कुल। ये स्टडी सीधे तौर पे दिखाती है कि कैसे हमारा शहरी विकास और जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनकी भेद्यता ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो हल क्या है इसका? कुछ रास्ते हैं? हल्के के रेता कई स्तरों पर काम करना होगा। जैसे हर इलाके के हिसाब से अलग तरीके अपनाने होंगे। बाढ़ के मैदानों में नया कंस्ट्रक्शन रोकना होगा। SUDS, सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, वो बनाने होंगे। अच्छा। जो अनौपचारिक बस्तियां हैं, झुग्गियां, उनका अपग्रेडेशन जरूरी है। PMA अर्बन स्कीम के तहत कुछ हो रहा है। डेटा के आधार पर रिस्क असेसमेंट, जैसे आई फ्लोज, सी फ्लोज सिस्टम है। और वो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट कि शहर बारिश का पानी सोख सकें। तालाबों, झीलों को फिर से जिंदा करना, ये सब जरूरी है। ये सब करेंगे तभी SDG लक्ष्य जैसे टिकाऊ शहर, साफ पानी, गरीबी उन्मूलन वो पूरे हो पाएंगे। शहरी प्लानिंग और सामाजिक न्याय, इनको साथ लेकर चलना ही होगा। तो आज की डीप डाइव से ये तो साफ है कि कैसे राष्ट्रीय नीतियां, बड़े प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण के समझौते और शहरों का विकास, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर इनका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही कमजोर हैं। सही बात है। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबको सोचने के लिए कि ये जो विकास की हमारी दौड़ है, चाहे वो शिक्षा में हो या पानी के मैनेजमेंट में या शहरों को बढ़ाने में, कहीं ये अनजाने में ही उन कुदरती व्यवस्थाओं और सामाजिक ताने बाने को ही तो कमजोर नहीं कर रही जिन पर हम सब टिके हुए हैं। ये संतुलन, ये बैलेंस कैसे साधा जाए, ये एक बड़ा सवाल।